हाँ बच्चों, तो हम पिछली कक्षा में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो दो अभिक्रियाओं का हम अध्ययन कर चुके थे, संयोजन और दूसरा था वियोजन। आज हम तीसरी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। पहला था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा था वियोजन अभिक्रिया, तीसरा हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम दो परख नली लेते हैं। इन परख नलियों में हम कॉपर सल्फेट का विलयन भरेंगे, CuSO4 जिसका संकेत होता है, और इसका रंग होता है नीला, नीले रंग का होता है। दो कीले लेंगे किसी भी परख नली में, इसे नाम दे देते हैं हम A, इसे नाम देंगे हम B। इसमें रखते हैं, इसमें से किसी भी परख नली में, A परख नली में हम क्या करते हैं, एक लोहे की कील डाल देते हैं। लोहे की कील, लोहा, इसका संकेत होता है Fe या आयरन भी बोलते हैं इसे। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। तो क्या होता है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये भी कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने कील डाली लोहा CuSO4। कॉपर सल्फेट की विलयन में जैसे ही हम कील डालते हैं, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अभिक्रिया का नाम है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है हटाना। ठीक है, इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को हटाता है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो लोहा है वो अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील मतलब जल्दी क्रिया कर लेता है, लेकिन जो दूसरी तत्व ये कॉपर है, ये कम क्रियाशील होता है, मतलब जल्दी क्रिया नहीं करता है। अब आयरन जो है अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसके विलयन का जो लवण है, मतलब SO4 से हटा देता है और ये इसका स्थान ले लेगा और ये यहाँ से हट जाएगा, तो बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर। ये सोलिड अवस्था में होता है। अगर इसकी हम परिभाषा जानें तो दो प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे पहली परिभाषा देखें, सटीक परिभाषा इसकी देखें तो जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ये लोहा अधिक क्रियाशील तत्व होता है, अधिक क्रियाशील होता है। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से क्रिया करता है, तो उसके विलयन से उसे विस्थापित कर देता है। विलयन से मतलब जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता। विस्थापित करना मतलब हटा देना। देख सकते हैं ये हटा दे रहा। तो जब एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है,
तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरी परिभाषा इसकी बनेगी, एक तत्व दूसरे तत्व को, दूसरा तत्व, एक तत्व मतलब आयरन, दूसरा तत्व मतलब कॉपर, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से, लवण विलयन का लवण मतलब SO4 से विस्थापित कर देता है, हटा देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है। ये कॉपर को विस्थापित कर देता है, उसका स्थान स्वयं ले लेता है। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है आपका। यहाँ पर जो आपने कील ली थी वो सॉलिड अवस्था में थी, S लिखेंगे। कॉपर सल्फेट जो था आपका CuSO4 एक्वस था, जलीय विलयन के रूप में, इसलिए यहाँ पर AQ लिखेंगे। और जो फेरस सल्फेट प्राप्त हुआ है वो एक्वस है, जलीय विलयन है। कॉपर ठोस अवस्था में हमें प्राप्त होता है, कील के ऊपर चिपक जाती है कॉपर की परत। तो अगली आपकी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया समाप्त हुई। अगली आपकी अभिक्रिया है चौथी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो विलयन लेंगे हम। एक लेंगे हम सोडियम सल्फेट और एक लेंगे हम बेरियम क्लोराइड। पहला जो हमने लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सूत्र है सोडियम सल्फेट। हम द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4। दूसरा जो विलयन है हमारे पास वो है बेरियम क्लोराइड BaCl2। बेरियम क्लोराइड इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर दो परिभाषाएं बनेंगी, ध्यान से सुनना। पहला जो आपने लिया, इनकी 3-3 ml मात्रा लेना है, ध्यान रखना। 3 ml ये बेरियम क्लोराइड और 3 ml लेंगे हम सोडियम क्लोराइड। 3-3 ml लेंगे जब, तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक परख नली लेंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे। एक परख नली ली और इस परख नली में हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड BaCl2 दोनों हम मिला देंगे। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों को मिला देंगे। जब इन दोनों विलयनों को हम आपस में मिलाएंगे इस परख नली में, तो हमें एक सफ़ेद रंग का विलयन, सफ़ेद रंग का एक पदार्थ प्राप्त होता है। जो सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है वो पानी में आबलीय होता है, पानी में आबलीय होता है। और इस आबलीय पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। इन दोनों को, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हम आपस में मिलाएंगे, एक सफ़ेद रंग का विलयन प्राप्त होगा। सफ़ेद रंग का विलयन पानी में आबलीय होता है और उस आबलीय पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इस अभिक्रिया को पूरा करते हैं। क्या क्या मिला रहे थे हम, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। यहाँ लिखते हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हम आपस में मिलाते हैं। आपस में मिलाएंगे तो
यहाँ पर देखते हैं। पहले मैंने कहा था कि एक सफ़ेद रंग का विलयन या प्राप्त होता है जो पानी में अवलेय होता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो सोडियम है Na2Na, ये प्लस में टूटता है, और SO4 2 माइनस में टूटता है। एक बात ध्यान रखना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं उसके ऊपर ऋण आवेश आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है ऋण का, और धन का चिन्ह होता है, मतलब उसके पास प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है। इसके मुताबिक यहाँ पर सोडियम Na प्लस में टूटेगा और सल्फेट SO4 2 माइनस में टूटेगा। यहाँ पर देखें तो बेरियम Ba ये 2 प्लस में टूटेगा और क्लोरीन माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये सोडियम और क्लोरीन जुड़ जाएंगे, बेरियम और सल्फेट जुड़ जाएंगे, तो बनेगा आपका BaSO4। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, पूरा करने के लिए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो बनेगा NaCl2। 2 हैं इसलिए 2NaCl, ये BaSO4। तो जैसे मैंने वो बताया था अभी, 2 विलयनों को आपस में मिलाते हैं, मिलाने पर एक सफ़ेद रंग का पदार्थ प्राप्त होता है, और वो सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है आपका BaSO4। 2 पदार्थ मिलाते हैं, Na2SO4 और BaCl2, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, दोनों को आपस में मिलाते हैं, एक सफ़ेद रंग का विलयन प्राप्त होता है। ये पानी में अवलेय होता है, और अवलेय होने के कारण अवलेय होता है, और ये इसे अवक्षेप कहते हैं। सफ़ेद रंग का होता है इसलिए इसे अवक्षेप कहते हैं, और इस पूरी अभिक्रिया को कहते हैं हम अवक्षेपण। दूसरी यहाँ पर हम पढ़ रहे थे द्विविस्थापन। अवक्षेपण तो हो गया, द्विविस्थापन कैसे है? द्विविस्थापन की परिभाषा होती है वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। आयन तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। तो देख सकते हैं आप, धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन। धनायन एक ऋणायन से जुड़ रहा है, ऋणायन एक धनायन से जुड़ रहा है। ये आयनों का क्या हो रहा है? आदान प्रदान, एक दूसरे को आयन आदान प्रदान करते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, मैंने बताया था जब ये चैप्टर शुरू हुआ था कि जब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये अभिकारक हैं। तो अभिकारकों के बीच ये अभिकारक इस प्रकार टूटे, और अभिकारकों के बीच ऋणायन धनायन से जुड़ रहा है और धनायन ऋणायन से जुड़ रहा है। आयनों का आदान प्रदान हो रहा है और ये पदार्थ बन रहे हैं। तो वह अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया समाप्त हुई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 5वीं क्रिया है उपचयन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी। लिख देते हैं यहाँ पर।
ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी। ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या तो हाइड्रोजन की कमी हो, ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, मैंने क्या कहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि। जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, ये कॉपर से क्रिया करेगा तो बनेगा CuO। अब O2 तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए 2 कॉपर ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 ऑक्सीजन है तो 2 एकम 2, ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड आपका बनता है। और अभी हमने पढ़ा था उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। यहाँ देख सकते हैं ये जो पदार्थ बन रहा है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है, मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पर वृद्धि हुई है। अगला आपका जो टॉपिक, अगली आपकी जो अभिक्रिया है अपचयन। अपचयन में इसका विपरीत होता है, उल्टा। हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी, इन दोनों में से कुछ भी हो, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर ऑक्सीजन की कमी हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर इसका उदाहरण देखें तो ये वाला उदाहरण पढ़ा था हमने भी, तो CuO ये अपचयन का उदाहरण है और ये उपचयन का था। CuO जब हाइड्रोजन की वृद्धि, उपचयन में होता है हाइड्रोजन की वृद्धि, तो जब हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो बनेगा Cu, और ये H2O से क्रिया करेगा तो बन जाएगा H2O। ये देख सकते हैं आप, ये अभिक्रिया जो आप देख रहे हैं ये अभिक्रिया है आपकी उपचयन, और ये अभिक्रिया है आपकी अपचयन। हाइड्रोजन की यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि। 7वें नंबर पर देखें तो इन दोनों को मिलाकर के एक और बनती है जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में ये दोनों अभिक्रियाएं होती, दोनों मतलब उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इस रेडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये जो उदाहरण मैंने बताया था, ये कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, H2 हाइड्रोजन गैस से क्रिया करेगा तो ये H2O बन जाएगा और ये कॉपर अलग हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की अपेक्षा में हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो अगर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो हाइड्रोजन की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन। और यहाँ पर देख सकते हैं ये H2 और Cu, यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है, हाइड्रोजन की कमी है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। ये दोनों का उदाहरण है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण है। आज के लिए इतना, अगली कक्षा में हम विस्तृत तरीके से और अध्ययन करेंगे।